नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण CTET एक्झाम 2026 आज 7 तारखेला जो पेपर झालेला आहे तो पेपर नंबर 2 बद्दल आपण उत्तरपत्रिका समजून घेणार आहोत. यामध्ये आपण हा झेड नंबरचा जो प्रश्नसंच आहे त्याची उत्तर आपण तपासणार आहोत. आता इथे काय आहे की इंग्लिश आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमधून हा पेपर आलेला आहे. तर आपण इथं हिंदीमधून जो प्रश्न दिलेला आहे त्याचं आपण वाचन करणार आहोत. प्रश्न क्रमांक 1 आहे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए. अभिकथन ए, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए. कारण आर, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता है. ह्याचे पर्याय दिलेले आहेत. सही विकल्प चुनिए. एक, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है. पर्याय 2, ए सही है लेकिन आर गलत है. पर्याय 3, ए और आर दोनों गलत है. पर्याय 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है. मित्रांनो, आपण इथं याचं कोणतंही स्पष्टीकरण पाहणार नाही कारण आता तुम्ही पेपर देऊन आलेला आहात. तर आपण याचं फक्त बरोबर उत्तर आहे ते आपण बघणार आहोत. पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर बरोबर आहे. ए और आर दोनों गलत है. पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर बरोबर आहे. त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 2 आपण अभ्यासणार आहोत किंवा त्याचं उत्तर बघणार आहोत. एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर भेदभाव को मजबूत करे, जेंडर पहचान को सक्षम करे, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े. तर याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े. मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 3 दिलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये काय म्हटलेलं आहे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए. त्याच्यामध्ये अभिकथन दिलेलं आहे. ए, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं. कारण आर मध्ये त्याचं दिलेलं आहे, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करती है. सही विकल्प चुनिए. त्यांनी दिलेले इथं पर्याय आहेत. पर्याय क्रमांक 1 आहे, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है. पर्याय 2, ए सही है लेकिन आर गलत है. पर्याय 3, ए और आर दोनों गलत है. पर्याय 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है. या प्रश्न क्रमांक 3चं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, ए और आर दोनों गलत है. प्रश्न 4, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए. पर्याय 1, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता. पर्याय 2, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां. पर्याय 3, विविधता का सामान्य चित्रण. पर्याय 4, उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, विविधता का सामान्य चित्रण. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण इथे फक्त प्रश्नांची योग्य उत्तरं बघणार आहोत. जो पेपर आजच्या दिवशी झालेला आहे त्याची उत्तरं आपण इथं, ही टेंटेटिव्ह उत्तरं आहेत. आन्सर की येण्यापूर्वीची आपल्या समाधानासाठी जी आपण बघत असतो ती ही उत्तरं आपण इथं बघत आहोत. प्रश्न क्रमांक 5 आहे, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए लिया जाता है, डैश डैश कहलाता है. पर्याय 1, प्रारूप संदर्भित. पर्याय 2, मानक संदर्भित. पर्याय 3, आत्मसंदर्भित. पर्याय 4, मापदंड संदर्भित. तर ह्या 5व्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, आत्मसंदर्भित. प्रश्न क्रमांक 6,
कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1. आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। 2. आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। 3. आकलन को छात्रों के सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए। 4. आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होने चाहिए। सही विकल्प पर्याय 1 आहे आय आणि फर्स्ट अँड सेकंड. पर्याय 2 आहे सेकंड, थर्ड, फोर. पर्याय 3 आहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर आणि पर्याय 4 आहे फर्स्ट आणि थर्ड. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 फर्स्ट आणि सेकंड. म्हणजे हा जो आहे आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए आणि पर्याय 2 आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में करना चाहिए. याचं उत्तर सही पर्याय क्रमांक 1 आहे. पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 7. निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? पर्याय 1 एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचाने। अखबारों के लेख पढ़े और नए शब्दों की सूची बनाए। पर्याय 3 अखबार का लेख पढ़े और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचे। पर्याय 4 एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को पहचान करें. याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 अखबार का लेख पढ़े और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचे. मित्रांनो, आपण आता पुढचा प्रश्न अभ्यासणार आहोत. त्याचं योग्य उत्तर इथं बघणार आहोत. प्रश्न क्रमांक 8 आहे निम्नलिखित कथनों को पढिये. इथं आपण फक्त हिंदी भाषामधले जे दिलेले आहेत प्रश्न तेच वाचत आहोत. इंग्लिश प्रश्न आहेत ते आपण आता बघणार नाही. त्याचंच हिंदीमध्ये जे प्रश्न दिलेत ते आपण बघतोय. निम्नलिखित कथनों को पढिये. अभिकथन ए खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर अपने शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है. कारण शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं. सही विकल्प है पर्याय 1 ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है. पर्याय 2 ए सही है लेकिन आर गलत है. पर्याय 3 ए और आर दोनों गलत है. पर्याय 4 ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है. या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 ए और आर दोनों गलत है. प्रश्न क्रमांक पुढचा जो आहे प्रश्न क्रमांक आहे 9. निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? पर्याय 1 विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना. विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना. अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर देना. पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोनों और अनुभवों को शामिल करना. मित्रांनो, या 10व्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना. पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 10. निम्नलिखित में से अधिगम क्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? पर्याय 1 लेखन वैकल्प सूक्ष्म पेशिया कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है. पर्याय 2 पठन वैकल्प संख्याओं और अंकगणितीय संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है. पर्याय 3 गति समन्वय वैकल्प ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है. पर्याय 4 गुणज वैकल्प पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है.
तर ह्या 10व्या प्रश्नाचं उत्तर बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, गति समन्वय वैकल्प ठीक से देख सुन और बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 11, स्वतीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। बातचीत एक पर्याय एक, बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में। पर्याय 2, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। पर्याय 3, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में। पर्याय 4, अजनबियों के साथ संवाद करने में। तर या प्रश्नाचं 11व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 12, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पर्याय 1, बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रभावशाली हो सकते हैं। पर्याय 2, प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमता और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। पर्याय 3, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। पर्याय 4, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रगतिशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। तर 12व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 13, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। पर्याय 2, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। पर्याय 3, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। पर्याय 4, विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। तर ह्या 13व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3। मित्रांनो, पुढचा प्रश्न जो आहे प्रश्न क्रमांक 14, पोषणात्मक और प्रक्रियात्मक संज्ञा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। त्याचा पर्याय 1 आहे, पोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। पर्याय 2, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्य विधि उन्मुख होता है। पर्याय 3, प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। पर्याय 4, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज कैसी करनी चाहिए। तर ह्या 14व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 15, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता है, उन्हें सीखने में डैश डैश लगता है और वे डैश डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। पर्याय 1, लंबा कम। पर्याय 2, कम कम। पर्याय 3, कम लंबी। पर्याय 4, लंबा लंबी। पर्याय क्रमांक 3 हे उत्तर बरोबर आहे। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में कम समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। पर्याय क्रमांक 3 बरोबर आहे। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन, शिक्षकों के बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। कारण जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। सही विकल्प है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। पर्याय 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। पर्याय 3, ए और आर दोनों गलत है। पर्याय 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तर या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4। मित्रांनो, आपण पुढचा प्रश्न बघूयात। प्रश्न क्रमांक आहे 17, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में
पर्याय 1, किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। पर्याय 2, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। पर्याय 3, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। पर्याय 4, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मित्रांनो, याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 18, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों के वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? पर्याय 1, अवधारण क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। पर्याय 2, विद्यार्थियों से उनके स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। पर्याय 3, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद रखने के लिए कहना। पर्याय 4, विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना। याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 19, पर्याय क्रमांक 19, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर प्रस्थापित की जानी चाहिए? 1, मनोगत्यात्मकता, 2, सामाजिक रचनावाद, 3, मनोविश्लेषण, 4, व्यवहारवाद। याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2। पुढचा प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन, सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए कारण, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। सही विकल्प है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। पर्याय 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। पर्याय 3, ए और आर दोनों गलत है। पर्याय 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 21, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है? 1, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके। 2, पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर। 3, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर। 4, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। 21व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? 1, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। 2, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। 3, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। 4, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तर या प्रश्नाचं 22व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप में निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? पर्याय क्रमांक 1, विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण। 2, विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण। 3, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण। 4, प्रकृती परिवेश का विकास पर प्रभाव। याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, प्रकृती परिवेश का विकास पर प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 24, टिम्ब के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। 1, प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2, किशोरावस्था। 3, मध्यवयस्कता। 4, मध्य बाल्यावस्था। याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, किशोरावस्था। तर पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। कारण,
समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया है। सही विकल्प है पर्याय एक, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 2, ए सही है लेकिन आर गलत है। 3, ए और आर दोनों गलत है। 4, ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 26, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? 1, संरक्षण, 2, वस्तु स्थायित्व, 3, प्रतीकात्मक खेळ आणि 4, अमूर्त तर्क। तर याचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3। प्रश्न 27, जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। संस्कृती, अनुभव, क्रिया, परिपक्वता। या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, संस्कृती। तर प्रश्न क्रमांक 28 आहे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमोलित पुष्प है? 1, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। 2, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना। 3, सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण दूसरों की धारणा पर ध्यान। 4, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाव। तर ह्या 28व्या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 29, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? 1, भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है। संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 3, बच्चों का विकास चरणों में होता है। 4, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 30, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि 1, बच्चों की सोच वयस्कों के मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। 2, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। 3, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। 4, बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की जरूरत है। आणि या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, बच्चों की सोच वयस्कों के मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है।